मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 में जितने भी छात्र छात्राएं एग्ज़ाम देने के योग्य हैं उन सभी के लिए आज का जो ये वीडियो है अति महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको सब्जेक्ट हिस्ट्री जो कि एसएसटी का ही अंग है, एक प्रमुख अंग है ना। इसमें आपको हिस्ट्री में आपको 10 से 12 क्वेश्चन है ना, 10 से 12 क्वेश्चन वीवीआई इम्पोर्टेंट कराने जा रहे हैं। आप लोग थंबनेल पे देखे होंगे है ना। तो ये जो 10 से 12 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जो आप देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही आप वीडियो को देखते ही आप याद कर लेंगे है ना। आपको बिल्कुल हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि ये जो वीवीआई हिस्ट्री का वीवीआई जो 10 से 12 क्वेश्चन हम आप लोग को भी बताने जा रहे हैं, ये ऐसा इसका आंसर हम बनाए हैं, हम ऐसा इसका आंसर टाइप किए हैं कि आप लोग को वीडियो देखते ही, सिर्फ वीडियो को देखते ही आप लोग को याद हो जाएगा और क्वेश्चन का आंसर जो है एकदम बिल्कुल अच्छा से समझ में आएगा है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है ना। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है ये समाज और इतिहास को समझने का एक सिद्धांत है। ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है ना, ये समाज और इतिहास को समझने का एक सिद्धांत है। ठीक है, इसे किसने प्रस्तुत किया था? तो इसे कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया था ना। यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद को कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा सबसे पहला कि ऐतिहासिक भौतिकवाद समाज और इतिहास को समझने का एक सिद्धांत है। सबसे पहला कि ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है समाज और इतिहास को समझने का एक सिद्धांत है, जिसे कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया था है ना। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी समाज का इतिहास उसकी भौतिक परिस्थिति जैसे उत्पादन के साधन, आर्थिक व्यवस्था, श्रम प्रणाली और वर्ग संबंध से निर्धारित होता है ना। हमको आशा पूर्ण है कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो आप लोग बस एक कमेंट जरूर कीजिएगा है ना, ताकि हमको भी मतलब आशा हो कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी आगे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत हम आगे अभी पीपीटी भी आगे हम वीडियो में पीपीटी भी लाएंगे, क्योंकि ये जो हम पीडीएफ बनाए हैं ये पीपीटी के थ्रू बनाए हैं। ठीक है, आगे आप लोग वीडियो को देखिएगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये वीडियो जो है पीपीटी के द्वारा बनाए गए, इमेज भी इसमें डाले हैं है ना। ठीक है, तो एक बार रिपीट कीजिए, ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है? तो ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है ये समाज और इतिहास को समझने का एक सिद्धांत है ना। ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है ये समाज और इतिहास को समझने का एक सिद्धांत है, जिसे कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया था। कौन प्रस्तुत किया था? कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी समाज का इतिहास उसकी भौतिक परिस्थिति है ना, ठीक है, उसकी भौतिक परिस्थितियां जैसे उत्पादन के साधन, आर्थिक व्यवस्था, श्रम प्रणाली, वर्ग संबंध से निर्धारित होता है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा इसमें कुछ मुख्य विचार भी है। ठीक है, हम लोग उस पर थोड़ा विस्तार करते हैं। देखिए अगला, इसमें मुख्य विचार जो है सबसे पहला कि समाज का आधार उसकी आर्थिक संरचना होती है। ठीक है, दूसरा नंबर कि उत्पादन के साधन। देखिए उत्पादन का साधन जैसे आपका मशीन हो गया, ये साधन है उत्पादन का है ना। मशीन हो गया, कारखाना हो गया, जमीन हो गया, और उत्पादन संबंध मालिक मजदूर इतिहास की दिशा जो है तय करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका राजनीति हो गया, कानून हो गया, धर्म हो गया, संस्कृति हो गया, आर्थिक आधार पर निर्भर होते हैं है ना। उसके बाद आपका इतिहास में बदलाव, वर्ग संघर्ष, शासक वर्ग बनाम घोषित के कारण आता है ना। अगला आपका हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि बौद्धिक जागरण ने
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया। ठीक है, हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि बौद्धिक जागरण ने, है ना, बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को, बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया, है ना। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे बौद्धिक जागरण का अर्थ क्या होता है ना। बौद्धिक जागरण का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन को याद करने से पहले आप क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले समझिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस क्वेश्चन का अर्थ क्या होगा, है ना, तभी आपको क्वेश्चन एकदम विस्तार पूर्वक याद हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन सबसे पहले बोल रहा है कि बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक, सबसे पहले बौद्धिक जागरण का अर्थ क्या होता है ना। सबसे पहले जानेंगे कि बौद्धिक जागरण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखिए बौद्धिक जागरण का अर्थ है लोगों में नए विचार, चेतना और आलोचनात्मक सोच का विकास। ठीक है, याद रखिएगा, बौद्धिक जागरण का अर्थ है लोगों में नए विचारों, चेतना और आलोचनात्मक सोच का विकास। ठीक है, रूस में यही बौद्धिक जागरण 1917 की रूसी क्रांति की पृष्ठभूमि बना और उसे निर्णायक रूप से प्रभावित किया। ठीक है, यानी बौद्धिक जागरण का अर्थ होता है लोगों में नए विचार, चेतना और आलोचनात्मक सोच का विकास। नए विचार, चेतना और आलोचनात्मक सोच का विकास। ठीक है, और रूस में यही बौद्धिक जागरण 1917 की रूसी क्रांति की पृष्ठभूमि बना और उसे निर्णायक रूप से प्रभावित किया गया, है ना। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि रूसी क्रांति, याद रखिएगा कि रूसी क्रांति कब हुआ था। याद रखिएगा रूसी क्रांति जो हुई थी वो हुई थी 1917 में, है ना। रूसी क्रांति जो हुआ था वो कब हुआ था, 1917 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नीचे थोड़ा और भी है ना, नीचे थोड़ा क्या है। हाँ देखिए, सबसे पहले आपका हो गया जैसे यानी बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया। तो हम लोग तो बौद्धिक जागरण समझ गए कि बौद्धिक जागरण जो बा, बौद्धिक जागरण जो है ये रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया। ठीक है, तो बौद्धिक जागरण का अर्थ हम लोग समझ गए कि बौद्धिक जागरण का अर्थ होता है लोगों में नए विचारों, चेतना और आलोचनात्मक सोच का विकास। ठीक है, और रूसी क्रांति रूस में यही बौद्धिक जागरण जो बा 1917 की रूसी क्रांति की पृष्ठभूमि बना और उसे निर्णायक रूप से प्रभावित कल गया, है ना। अगला क्वेश्चन बा, अगला क्वेश्चन कहता कि नहीं इसी में है ना, है ना, हाँ इसी में है। देखिए इसी में जिसमें कारण जो है पहला है कि समाजवादी और मार्क्सवादी विचारों का प्रसार। ठीक है, तो इसमें आप लोग का बोल रहा है कि रूस में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल्स ने समाजवादी विचारों का व्यापक प्रभाव पड़ा। इन विचारों ने शोषण, पूंजीवाद और वर्ग भेद के विरुद्ध चेतना जगाई, जिससे मजदूर और किसान संगठित होने लगे। ठीक है, यानी समाजवादी और मार्क्सवादी विचार का प्रसार जो है ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल्स के समाजवादी विचारों का व्यापक प्रभाव पड़ा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग का है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है अंतर्राष्ट्रीय संघ। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था। तो याद रखिएगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है वो आपका 1864 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1864 ईस्वी में, है ना। तो याद रखिएगा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, है ना, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 ईस्वी में किया गया था ना। यानी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना सन 1864 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना कब हुआ था, 1864 ईस्वी में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाँ याद रखिएगा कि इसकी स्थापना ना, याद रखिएगा कि इसकी स्थापना में कार्ल मार्क्स का जो भूमिका था वो सबसे महत्वपूर्ण था, है ना। यानी कार्ल मार्क्स का भूमिका, यानी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में कार्ल मार्क्स का भूमिका जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था, ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि प्रथम विश्व युद्ध के दो प्रमुख कारण, है ना। ये आप लोग का जो है हर साल एग्जाम में पूछा जाता है ना, मतलब यह मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। यानी प्रथम विश्व युद्ध के दो कारण, प्रथम विश्व युद्ध के कारण बताए, है ना। ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है ना। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दो कारण बताए, है ना, दो प्रमुख कारण बताना है। ठीक है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध का आपका दो कारण में से सबसे पहला कारण है उग्र राष्ट्रवाद, जिसमें क्या है ना, जिसमें क्या है कि आपका
उग्र राष्ट्रवाद, है ना। जैसे कि यूरोप के यानी यूरोप के देशों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना जो है बहुत तेजी से हो गई थी। यानी यूरोप के देश में उग्र राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेज हो गई थी, है ना। यानी बहुत तेज से फैल गई थी, है ना। प्रत्येक राष्ट्र अपने को श्रेष्ठ मानता था और अपनी शक्ति, सेना तथा साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। ठीक है, यानी यूरोप के जो देश, यूरोप के अन्य देश ऐसे थे जहां उग्र राष्ट्रवाद का भावना तेजी से फैलने लगा, तेज हो गई। उग्र राष्ट्रवाद का भावना तेज हो गई, बहुत तेज हो गई। और उसमें क्या होता था ना कि प्रत्येक राष्ट्र अपने को श्रेष्ठ मानता था और अपनी शक्ति, सेना तथा साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, है ना। इसी प्रतिस्पर्धा और घमंड के कारण देशों के बीच आपसी तनाव बढ़ा और जिसने युद्ध को जन्म दिया। अब इसी प्रतिस्पर्धा और घमंड के कारण देशों के बीच जो हुआ, यानी एक दूसरे देश के बीच आपसी तनाव बढ़ा, है ना, आपसी तनाव बढ़ा जिसने युद्ध को जन्म दिया, है ना। आप लोग को आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, है ना। अगला देखिए, दूसरा कारण है, पहला कारण याद रखिएगा, पहला कारण उग्र राष्ट्रवाद। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, उग्र राष्ट्रवाद। तो यूरोप के देशों में उग्र राष्ट्रवाद का जो भावना था वो बहुत तेज हो गया था। प्रत्येक राष्ट्र अपने को श्रेष्ठ मानता था और अपनी शक्ति, सेना तथा साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसी प्रतिस्पर्धा और घमंड के कारण देशों के बीच आपसी तनाव बढ़ा जिसने युद्ध को जन्म दे दिया, है ना। इसी कारण, है ना। अब क्या हुआ ना कि इसी प्रति घमंड के कारण देखिए, प्रत्येक राष्ट्र यानी प्रत्येक देश जो था वो अपने को श्रेष्ठ मानता था, अपने को बड़ा मानता था, अपना शक्ति, सेना, साम्राज्य का पूरा विस्तार करना चाहता था। और यही जो घमंड है, यही जो प्रतिस्पर्धा है, इसी के कारण वो एक दूसरे के देश में क्या करना है, आपसी तनाव बढ़ा, है ना। उन सभी देश के बीच आपसी तनाव बढ़ा और जिसने ये युद्ध को जन्म दे दिया, है ना। अगला आपका दूसरा कारण जो है, दूसरा कारण आपका है गुटबंद की नीति, है ना। दूसरा आपका जो कारण है वो है गुटबंद की नीति। ठीक है, गुटबंदी की नीति। तीसरा आपका क्या हुआ ना कि यूरोप के जो देश था वो दो गुटों में बट गया। यूरोप के देश जो था वो दो बड़े गुटों में बट गए थे, है ना। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप की पूछता है कि यूरोप के देश कितने गुटों में बट गए। तो यूरोप के देश जो थे वो दो गुटों में बट गए। कितने गुट में बट गए? दो बड़े गुट में बट गए, है ना। एक का नाम था त्रिगुट संधि और दूसरा का नाम था त्रिगुट मैत्री, है ना। याद रखिएगा, यूरोप के देश जो थे वो दो बड़े गुटों में बट गए थे, है ना। पहला त्रिगुट संधि और दूसरा त्रिगुट मैत्री, है ना। याद रखिएगा। तो हम लोग इसमें ध्यान देंगे कि त्रिगुट जो संधि है उसमें कौन कौन से देश शामिल थे। तो त्रिगुट संधि में आपका जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था और इटली था, है ना। याद रखिएगा, त्रिगुट संधि, इसमें आपका लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछता है ना। किस टाइप का पूछता है कि त्रिगुट संधि में कौन कौन से देश शामिल हैं। यानी त्रिगुट संधि में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो त्रिगुट संधि में आपका जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है और इटली है ना। याद रखिएगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, है ना। दूसरा नंबर त्रिगुट मैत्री में कौन कौन देश शामिल है। तो देखिए, त्रिगुट मैत्री में जो है इंग्लैंड है ना। इंग्लैंड है, फ्रांस है और रूस है। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, यानी त्रिगुट मैत्री में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस है। ठीक है, देखिए त्रिगुट का मतलब होता है तीन गुट, यानी तीन देश, है ना। त्रिगुट संधि जिसमें तीन देश यानी तीन देश, है ना। तो त्रिगुट संधि में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली। ठीक है, और त्रिगुट मैत्री में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना। प्रथम विश्व युद्ध के दो कारण, पहला आपका हो जाएगा ये उग्र राष्ट्रवाद, है ना। और दूसरा नंबर गुटबंदी की नीति, यानी यूरोप का जो देश था वो इधर देखिए सब। प्रथम विश्व युद्ध का जो कारण था वो दो प्रमुख कारण था, है ना। पहला आपका प्रमुख कारण था राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, यानी यूरोप के मतलब प्रत्येक देशों में उग्र राष्ट्रवाद का भावना जो था वो तेजी से फैलने लगा। प्रत्येक राष्ट्र अपने को श्रेष्ठ मानने लगे, ये ना था जी, प्रत्येक राष्ट्र अपने को श्रेष्ठ मानने लगे, है ना। और अपनी अपनी शक्ति, सेना तथा साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। और इसी प्रतिस्पर्धा और घमंड के कारण देशों के बीच आपसी तनाव बढ़ा जिसने युद्ध को जन्म दिया। ठीक है, दूसरा कारण आपका था गुटबंदी की नीति। और इसमें क्या हुआ ना कि यूरोप का देश जो था वो दो बड़े गुटों में बट गया। पहला था त्रिगुट संधि, दूसरा था त्रिगुट मैत्री। ठीक है, तो त्रिगुट संधि में आपका था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, और त्रिगुट मैत्री में था इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है
देखिए हम पीपीटी बोल रहे थे ना, आपको हम बोले कि हम पीपीटी भी लाएंगे भाई, है ना। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि वियतनाम में, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के कारण को लिखे, है ना। वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के कारण लिखे, ठीक है, उदय के कारण लिखे, है ना। मान लीजिए, तो याद रखिएगा वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, है ना। देखिए वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, है ना। तो सबसे पहले वियतनाम में राष्ट्रवाद का जो उदय का कारण था वो अनेकों कारण था, है ना। हम लोग बोल सकते हैं कि वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय का जो कारण है वो अनेक कारण है। जैसे कि आपका वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारण जो है वो फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, है ना, आर्थिक शोषण, पश्चिमी शिक्षा से आधुनिक विचारों का प्रसार, सांस्कृतिक दमन, है ना, तथा हो ची मिन्ह का नेतृत्व थे, है ना। ठीक है, तो वियतनाम में राष्ट्रवाद का उदय जो था उसका यानी प्रमुख कारण था, है ना, प्रमुख कारण था। जैसे फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का स्थापना, है ना, याद रखिएगा, फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का स्थापना, आर्थिक शोषण, है ना, पश्चिमी शिक्षा से आधुनिक विचारों का प्रसार, सांस्कृतिक दमन तथा हो ची मिन्ह का नेतृत्व था, है ना। ये जो वियतनाम में राष्ट्रवाद का उदय था ये हो ची मिन्ह के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि जिनेवा समझौता, अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है जिनेवा समझौता किन्हीं दो देशों के बीच हुआ था, है ना। तो याद रखिएगा जिनेवा समझौता जो हुआ था, जिनेवा समझौता जो हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, ना। याद रखिएगा जिनेवा समझौता जो हुआ था वो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, ना। याद रखिएगा फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। ठीक है, तो जिनेवा समझौता जो है वो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, है ना। यह समझौता जो है 1954 ईस्वी में वियतनाम के प्रश्न पर किया गया था, ना। जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो याद रखिएगा जेनेवा समझौता हुआ था 1954 में हुआ था, ना। कब हुआ था, 1954 में, फ्रांस और वियतनाम के बीच। ठीक है, जेनेवा समझौता कब हुआ था, 1954 में, फ्रांस और वियतनाम के बीच, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन समझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि प्रथम टेलीविजन युद्ध क्या था, प्रथम टेलीविजन युद्ध क्या था, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि प्रथम टेलीविजन युद्ध कौन युद्ध जी, टेलीविजन युद्ध कौन था, है ना। तो प्रथम टेलीविजन युद्ध कौन था, देखिए प्रथम टेलीविजन युद्ध कौन था, टेलीविजन युद्ध। तो सबसे पहले बोल रहा है कि वियतनाम वार, वियतनाम वार को ही प्रथम टेलीविजन युद्ध कहा जाता है, ना। याद रखिएगा वियतनाम की युद्ध को ही प्रथम टेलीविजन युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वियतनाम वार को ही प्रथम टेलीविजन युद्ध कहा जाता है क्योंकि इस युद्ध की घटनाएं जो है पहली बार बड़े पैमाने पर टेलीविजन के माध्यम से आम जनता तक दिखाई गई थी। ठीक है, यानी देखिए ये जो वियतनाम का युद्ध है इसको प्रथम टेलीविजन युद्ध क्यों कहा जाता है ना। यानी वियतनाम का युद्ध जो है ये इसको प्रथम टेलीविजन युद्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध की घटनाएं को पहली बार बड़े पैमाने पर टेलीविजन के माध्यम से आम जनता तक दिखाई गई थी, इसलिए ये इस युद्ध को प्रथम टेलीविजन युद्ध कहा जाता है ना। याद रखिएगा प्रथम टेलीविजन युद्ध क्या था, तो प्रथम टेलीविजन युद्ध जो था ये वियतनाम युद्ध को ही प्रथम टेलीविजन युद्ध कहा जाता है। ठीक है, यानी वियतनाम वार माने युद्ध होता है, तो वियतनाम वार को ही यानी वियतनाम युद्ध को ही प्रथम टेलीविजन युद्ध कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है जी, तो क्योंकि इस युद्ध की घटनाएं यानी इस युद्ध में जितनी घटनाएं हुई थी उसको पहली बार बड़े पैमाने पर टेलीविजन के माध्यम से आम जनता तक दिखाई गई थी, है ना। ठीक है, इससे लोगों को युद्ध की वास्तविक स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ और जनमत पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि प्रथम टेलीविजन युद्ध क्या था, तो प्रथम टेलीविजन युद्ध जो था ये वियतनाम युद्ध ही था, यानी वियतनाम का युद्ध को
वियतनाम युद्ध को ही प्रथम टेलीविजन युद्ध कहा जाता है ना, याद रखिएगा, वियतनाम युद्ध को ही प्रथम टेलीविजन युद्ध कहा जाता है क्योंकि इस युद्ध की घटनाएं पहली बार बड़े पैमाने पर टेलीविजन के माध्यम से आम जनता तक दिखाई गई। इससे लोगों को युद्ध की वास्तविक स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हुआ और जनमत पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा टाइप करने में दिक्कत हो गया है ना, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन अगला बोल रहा है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया, कैसे? यानी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे, है ना, क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे, है ना। ठीक है, तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय जो था वो क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त जो किया था वो अनेकों कारण द्वारा किया गया था ना, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को और गहरा कर दिया। ठीक है, यानी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने, देखिए पराजय का मतलब होता है हार। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध की हार में, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को और गहरा कर दिया, जिससे 1917 की रूसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई, है ना। याद रखिएगा रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था, है ना। ठीक है, अगला आपका है कि इसमें जैसे कि कौन कौन कारण था जी, तो पहला आपका कारण था आर्थिक संकट का गहरा गया, आर्थिक संकट का गहरा गया, है ना। तो बोल रहा है इसमें कि युद्ध के कारण उद्योग, कृषि और परिवहन व्यवस्था चरमरा गई, खदान की कमी और महंगाई बढ़ी, जिससे जनता में असंतोष फैला। ठीक है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध में जब रूस का पराजय जो था वो क्रांति का मार्ग अनेकों कारण से प्रस्तुत किया, जिसमें पहला आपका हो जाएगा आर्थिक संकट गहरा गया, यानी युद्ध के कारण जो था उद्योग, कंपनी जो था, कृषि, परिवहन व्यवस्था, ये सब क्या चरमरा गई, यानी ये चरमरा गए। ठीक है, खदान की कमी हो गई, महंगाई बढ़ गई, है ना, जिससे जनता में असंतोष फैल गया। ठीक है, दूसरा आपका है सेना की मनोबल टूटा, यानी युद्ध में लगातार हार, हथियारों की कमी और खराब व्यवस्था के कारण सैनिकों में निराशा फैल गई, कई सैनिकों ने लड़ने से इनकार कर दिया। ठीक है, देखिए क्या होगा कि सेना का मनोबल टूटा। सबसे पहला कि रूस जो था वो बार बार हार जा रहा था ना, अब इस कारण जो था सैनिकों में निराशा फैल गई, है ना। रूस जो था बार बार हार गया था, है ना, इस कारण सैनिकों में निराशा फैल गई, कई सैनिक जो थे लड़ने से इनकार कर दिए थे, है ना, कई सैनिक तो लड़ने से इनकार कर दिया। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका बोल रहा है, तीसरा पॉइंट आपका बोल रहा है कि जारशाही की प्रतिष्ठा गिरी। अब देखिए जारशाही की प्रतिष्ठा भी गिर गई, क्योंकि भाई हर बार आपका रूस हार रहा था ना, तो उससे जारशाही की प्रतिष्ठा भी डाउन हो रही थी, है ना, गिर रही थी। ठीक है, तो युद्ध में असफलता के लिए जनता ने जार शासन को दोषी ठहराया, है ना, निकोलस द्वितीय की नीतियों पर विश्वास समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद जन आक्रोश और आंदोलन तेज हुए। उसके बाद क्या हुआ कि जब रूस का पराजय हुआ तो उसके बाद आपका मजदूरों की हड़तालें हो गई, किसानों के विद्रोह और सैनिकों का असहयोग बढ़ता गया, जिससे क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, कि हिंद चीन, जिसको इंडो चीन भी कहा जाता है ना, हिंद चीन यानी इंडो चीन, आधा हिंदुस्तान का एरिया और आधा चीन का एरिया, उस क्षेत्र को हिंद चीन कहा जाता है ना। याद रखिएगा, आधा इंडिया का एरिया और आधा चाइना का एरिया, है ना, वो आधा हिंदुस्तान का एरिया हो, आधा चीन का एरिया हो, और वो जो एरिया है बीच का उसे हिंद चीन क्षेत्र यानी इंडो चीन कहा जाता है। ठीक है,
तो आपका क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि हिंद चीन में उपनिवेशों की स्थापना का उद्देश्य क्या था। यानी हिंद चीन में उपनिवेशों का स्थापना किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था, फिर उसका उद्देश्य क्या था, क्यों उपनिवेश को बसाया गया था ना, क्यों उपनिवेश का स्थापना किया गया था ना। याद रखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंद चीन में उपनिवेशों की स्थापना का उद्देश्य क्या था। ठीक है, देखिए सबसे पहला तो हिंद चीन में उपनिवेश स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था फ्रांस द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करना था, है ना। याद रखिएगा हिंद चीन में उपनिवेश स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हिंद चीन में उपनिवेश स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था फ्रांस द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करना, है ना। याद रखिएगा, फ्रांस द्वारा, है ना, यानी हिंद चीन में उपनिवेश स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य जो था फ्रांस द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करना था, है ना। फ्रांस वियतनाम और आसपास के क्षेत्रों की कच्चे माल की संपदा, खेती योग्य भूमि और नए बाजारों पर नियंत्रण करना चाहता था, है ना। इसके साथ ही फ्रांस एशिया में अपनी राजनीति और साम्राज्यवादी शक्ति बढ़ाना चाहता था। ठीक है ना। याद रखिएगा, हिंद चीन में उपनिवेश स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था फ्रांस द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करना, है ना। यानी हिंद चीन में उपनिवेश स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य जो था फ्रांस द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करना, है ना। उसके बाद आपका फ्रांस वियतनाम और आसपास के क्षेत्रों का कच्चा माल संपदा, खेती योग्य भूमि, नए बाजारों पर नियंत्रण चाहता था और इसके साथ ही फ्रांस एशिया में अपना राजनीति साम्राज्यवादी शक्ति बढ़ाना चाहता था, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि अमृतसर में, ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अमृतसर में मार्शल लॉ क्यों लगाया गया था, है ना। अमृतसर किस राज्य में है जी। तो अमृतसर याद रखिएगा पंजाब में है। अमृतसर किस राज्य में है, पंजाब में, है ना। याद रखिएगा, अमृतसर में मार्शल लॉ क्यों लगाया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अमृतसर में मार्शल लॉ क्यों लगाया गया था ना। देखिए, अमृतसर में मार्शल लॉ क्यों लगाया गया था। तो सबसे पहले कि अमृतसर में 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में जन आंदोलन तेज हो गया था, है ना। 1919 में, है ना, यानी अमृतसर में 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में जन आंदोलन तेज हो गया था। जनता की सभाएं, हड़तालें और विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगे, जिससे ब्रिटिश सरकार को कानून व्यवस्था बिगड़ने का भय हुआ, है ना। इसी कारण स्थिति को नियंत्रित करने और आंदोलन को दबाने के लिए अमृतसर में मार्शल लॉ लागू किया गया, है ना। देखिए, मार्शल लॉ कब लागू किया जाता है। तो मार्शल लॉ, मान लीजिए किसी शहर में बड़ा दंगा फैल गया, है ना, और वहाँ का कानून व्यवस्था जो है बिगड़ने लगा, वहाँ का पुलिस प्रशासन जो है उसको काबू कर नहीं पाया, है ना, वहाँ का कानून व्यवस्था जो है कमजोर है, बिगड़ने लगा, तब उस स्थिति में उस स्थान पर, उस एरिया में मार्शल लॉ लगाया जाता है ना। आप लोग समझ गए होंगे, है ना। मार्शल लॉ, यानी अमृतसर में मार्शल लॉ क्यों लगाया गया था जी। अमृतसर में मार्शल लॉ क्यों लगाया गया था। तो आप लोग अपनी भाषा में समझिए कि अमृतसर में देखिए जो मार्शल लॉ लगाया गया था वो रॉलेट एक्ट के विरोध में लगाया गया था, है ना। नहीं, मार्शल लॉ जो लगाया गया था ना वो रॉलेट, यानी क्या हुआ था ना कि अमृतसर में 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में जन आंदोलन बहुत तेज हो गया था। यानी 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में जन आंदोलन बहुत तेज हो गया था। जनता की सभाएं थी, हड़ताल और विरोध प्रदर्शन पूरा बढ़ने लगा, है ना, पूरा दंगा होने लगा, जिससे ब्रिटिश सरकार का कानून व्यवस्था जो था वो बिगड़ने लगा, है ना, यानी बिगड़ने का भय हुआ। अब इसी कारण स्थिति को देखते हुए और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, आंदोलन को दबाने के लिए अमृतसर में मार्शल लॉ लगाया गया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मोपला कौन था। है ना। मोपला कौन था। देखिए, मोपला जो था ना, मोपला जो है ये मालाबार तट के मुस्लिम किसान था, है ना। मोपला कौन थे जी। मोपला कौन थे। क्वेश्चन आपका क्या बोला, क्वेश्चन आपका बोल रहा है मोपला कौन था, है ना। मोपला कौन था। तो याद रखिएगा, मोपला जो है ये मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे, है ना। यानी मोपला मालाबार तट के
मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे। ये मुख्यतः केरल के मालाबार क्षेत्र में रहते थे और ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारों तथा अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते रहे, है ना। याद रखिएगा मोपला, मोपला कौन था जी? मोपला कौन था? तो मोपला मालाबार तट के एक मुस्लिम किसान था, है ना। याद रखिएगा मोपला जो है ये मालाबार तट के एक मुस्लिम किसान था। ये मुख्यतः केरल के मालाबार क्षेत्र में रहते थे, है ना। मोपला जो थे ये केरल के मालाबार क्षेत्र में रहते थे और ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारों तथा अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध ये संघर्ष रहे, है ना। यानी अंग्रेजों के विरुद्ध ये बहुत लड़ाई लड़ते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा मोपला कौन था? मोपला केरल के मालाबार तट के मुस्लिम किसान था। मोपला जो था ये केरल के मालाबार तट के एक मुस्लिम किसान था, ठीक है। ये केरल के मालाबार क्षेत्र में ही रहते थे, है ना। अगला क्वेश्चन आपका खोड़ विद्रोह क्या था? खोड़ विद्रोह क्या था? अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि खोड़ विद्रोह क्या था, है ना। खोड़ विद्रोह क्या था? मान लीजिए अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम बोर्ड में आ जाए कि खोड़ विद्रोह क्या था, है ना। देखिए खोड़ विद्रोह जो है, सबसे पहले तो खोड़ जो है उड़ीसा राज्य में, है ना। याद रखिएगा खोड़ विद्रोह क्या था जी, है ना। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि खोड़ विद्रोह क्या था, है ना। खोड़ विद्रोह क्या था? तो खोड़ विद्रोह उड़ीसा के खोड़ आदिवासियों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किया गया एक आदिवासी विद्रोह था, है ना। देखिए खोड़ विद्रोह जो है ना, खोड़ विद्रोह जो है ये उड़ीसा के खोड़ आदिवासियों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किया गया एक आदिवासी विद्रोह है, ठीक है। याद रखिएगा खोड़ विद्रोह जो है ये उड़ीसा के खोड़ आदिवासियों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किया गया एक आदिवासी विद्रोह है। यह विद्रोह जो है भूमि पर अधिकार छीनने, जंगलों पर रोक, भूमि कर और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण खोड़ आदिवासी अपने परंपरागत अधिकारों और स्वतंत्र जीवन की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए, है ना। देखिए पहले क्या होता था ना, अंग्रेज लोग जो थे वो आदिवासियों पर बहुत अत्याचार करते थे, है ना। अंग्रेज लोग जो थे वो आदिवासियों पर बहुत अत्याचार करते थे, है ना। उनके एरिया में जाकर सबसे पहले जंगल जो है वो सब आदिवासियों का ही है ना, ठीक है। आदिवासियों का है, आदिमन बोला जाता है ना, तो जंगल जो है वो सब तो आदिवासियों के काबू में ही रहता है ना। तो पहले क्या, ये तो अंग्रेज लोग जो था ये आदिवासियों को क्या करता था, आदिवासियों पर बहुत अत्याचार करता था। उनके इलाका में जाकर उनको भूमि पर अधिकार छीनता था ना, जंगलों पर रोक लगाता था, भूमि पर कर लगाता था। यानी उन्हीं के एरिया में जाकर, आप समझ जाइए, जंगल में जाकर उनका जमन यानी उनका जमीन छीनता था और जंगल पर रोक लगाता था, है ना, कि आपको ये लकड़ी नहीं काटना है ना, ठीक है। उसके बाद वो भारी कर लगाता था, यानी जैसे वो लोग खेती करता था ना, तो ये जो था ये अंग्रेज लोग जो थे ये भारी कर लगाते थे ना, भारी टैक्स लगाते थे ना। तो याद रखिएगा खोड़ विद्रोह क्या है, तो खोड़ विद्रोह जो है ये उड़ीसा के खोड़ आदिवासियों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किया गया एक आदिवासी विद्रोह है ना। यानी खोड़ विद्रोह जो है उड़ीसा की खोड़ आदिवासियों द्वारा किया गया एक आदिवासी विद्रोह है। किसके विरुद्ध हो, तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किया गया एक आदिवासी विद्रोह है ना। अच्छा, यह विद्रोह जो है भूमि पर अधिकार छीनने, जंगल पर रोक लगाने, भूमि कर लगाने और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण हुआ था, ठीक है। खोड़ विद्रोह क्यों हुआ था जी, तो खोड़ विद्रोह जो हुआ था ये भूमि पर अधिकार छीनने, जंगल पर रोक लगाने, भारी कर लगाने, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण हुआ था। खोड़ आदिवासी अपने परंपरागत अधिकार और स्वतंत्र जीवन रक्षा के लिए उठ खड़े हुए, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है अस्थाई बंदोबस्त क्या था, है ना। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा है ना। ये भी आपका स्टार लगा जी, ये भी आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये भी आपका जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त क्या था? अस्थाई बंदोबस्त, है ना। देखिए सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त जो है ये 1793 में वारेन हेस्टिंग्स के तहत बंगाल में लागू किया गया था ना। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आपका अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो याद रखिएगा अस्थाई बंदोबस्त है ये 1793 में लागू किया गया था ना। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था।
किसके काल में, यानी उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे जी? तो उस समय के गवर्नर जनरल जो थे वो थे वारेन हेस्टिंगस, है ना। कौन थे जी? कौन थे? तो वारेन हेस्टिंगस थे, है ना। तो याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त जो है ये 1793 में वारेन हेस्टिंगस के तहत बंगाल में लगाया गया था, ना। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लगाया गया था जी? तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 में वारेन हेस्टिंगस के तहत बंगाल में लागू किया गया था, ना। तो अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में। किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंगस के शासनकाल में। कब? 1793 में, है ना। तो ठीक है, हम आपको समझाते हैं। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त क्या था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है ये 1793 में वारेन हेस्टिंगस के तहत बंगाल में लागू किया गया था। इसके अनुसार जमीन के अस्थाई मालिक जमींदार माने गए, है ना, और उन्हें अस्थाई कर देने का अधिकार दिया गया। जमीन से प्राप्त कर की राशि अस्थाई रखी गई, है ना, चाहे फसल अच्छी हो या खराब, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लैसेज फेयर क्या था? लैसेज फेयर क्या है ना। लैसेज फेयर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लैसेज फेयर क्या है ना। देखिए, सबसे पहला लैसेज फेयर जो है ये अर्थव्यवस्था की वह नीति है जिसमें सरकार व्यापार और उद्योग में हस्तक्षेप नहीं करती। लैसेज फेयर जो है ये अर्थव्यवस्था की वह नीति है जिसमें सरकार व्यापार और उद्योग में हस्तक्षेप नहीं करती। लैसेज फेयर यानी अर्थव्यवस्था का एक वह नीति है जिसमें सरकार व्यापार और उद्योग में हस्तक्षेप नहीं करती, है ना। इसका मतलब है कि बाजार के नियम और व्यापारियों की स्वतंत्रता के अनुसार ही आर्थिक गतिविधियां संचालित हो, है ना। तो याद रखिएगा, लैसेज फेयर जो है ये अर्थव्यवस्था की एक ऐसा नीति है, लैसेज फेयर अर्थव्यवस्था का एक ऐसा नीति है जिसमें सरकार व्यापार और उद्योग में हस्तक्षेप नहीं करती है ना। यानी लैसेज फेयर अर्थव्यवस्था का वह नीति है जिसमें सरकार व्यापार और उद्योग में हस्तक्षेप नहीं करती। इसका मतलब है कि बाजार के नियम और व्यापारियों की स्वतंत्रता के अनुसार ही आर्थिक गतिविधि संचालित हो, है ना। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था जी? लैसेज फेयर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लैसेज फेयर का मुख्य उद्देश्य जो था वो था निजी उद्यम और व्यापार को स्वतंत्र रखना, सरकार केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखे, आर्थिक मामले में हस्तक्षेप न करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि फ्रांस में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ? फ्रांस में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ था ना। फ्रांस में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ था? देखिए, फ्रांस में गृह युद्ध सन 1871 में आरंभ हुआ था, है ना। फ्रांस में गृह युद्ध सन 1871 में आरंभ हुआ था। यह 18 मार्च 1871 को पेरिस में शुरू हुआ, जिसे पेरिस कम्यून आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फ्रांस में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ? तो फ्रांस में गृह युद्ध का आरंभ 1871, है ना। फ्रांस में गृह युद्ध का आरंभ 1871 को हुआ था। ठीक है, फ्रांस में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुआ था जी? तो 1871 में, है ना। तो याद रखिएगा, फ्रांस में गृह युद्ध का शुरुआत 1871 में हुआ था। ठीक है, 1871 में हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो में हम आप लोग को यहीं तक समाप्त करते हैं, है ना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम भी ऐसे क्वेश्चन आपके जैसा बनाए, ताकि आपको जल्द से जल्द याद हो सके, जल्द से जल्द क्वेश्चन समझ में आ जाए, है ना। ठीक है, तो हम देखिए, क्वेश्चन जो है बिल्कुल हल्का टाइप का बनाए हैं, क्योंकि आप लोग को वीडियो देखते ही याद हो जाए, है ना। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, है ना, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत आभार, है ना। मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है, ये इसका नाम है सक्सेस मंत्र, है ना। ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसका नाम है सक्सेस मंत्र। ठीक है, इसका नाम है सक्सेस मंत्र, है ना। तो
आप लोग इस चैनल को बहुत सारा आशीर्वाद प्यार दीजिए, है ना, ठीक है, ताकि हम भी एक से अधिक नए वीडियो लाएं, है ना, ठीक है। तो आप लोग का आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बना रहे हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन हम आप लोग को ऐसा टाइप करते हैं, ऐसा सीट करते हैं आप लोग के जैसा, है ना। देखिए क्वेश्चन बड़ा हो, है ना, क्वेश्चन ज़्यादा ना बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा, बस बच्चों को समझ में आना चाहिए, बच्चा लोग को समझ में आना चाहिए, है ना, बच्चा लोग को जल्दी याद होना चाहिए ताकि वो लोग एग्ज़ाम में लिख सके, ठीक है। तो इसलिए हम क्वेश्चन को छोटा छोटा बिल्कुल लाते हैं, है ना, 3 से 4 लाइन, 4 से 5 लाइन लाते हैं, है ना, ठीक है। तो ये जो जितना भी हम, अच्छा इसमें पीपीटी था कैसे नहीं था या नहीं बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए कि ये जो पीडीएफ हम आप लोग को क्वेश्चन आंसर कराए इसमें पीपीटी था कि ना, इमेज था जी। देखिए तो इमेज था इसमें, देखो तो इसमें है, इमेज है इसमें, है ना, हो इमेज है ना, ठीक है। तो ये जो, अब बताइए कितना मेहनत से हम इसको बनाए होंगे, ये जो आपका क्वेश्चन जो पीडीएफ है इसमें देखिए पीपीटी हम भी लगाए हैं, है ना, इमेज लगाए हैं ना, बताइए कितना हम आप इसको विस्तार से बनाए होंगे, टाइप किए होंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे ऐसे ही वीडियो आते रहेगा, है ना। धन्यवाद।